आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मीन्स पूरे एक कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, मीन्स व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तब कितनी फोर्स लग रही है एक कंडक्टर पे, हमने वो इस आर्टिकल में फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बेस पता है कि जिस भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे करंट बनता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो उस कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है -E(V)×B। मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है जब किसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। फाइन। तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको ही हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया PQ जिसकी लेंथ हमने कंसिडर की L और इस कंडक्टर की लेंथ है L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और सपोज़ करते हैं ये इस एक्सिस पे पड़ा है और I करंट इसमें फ़्लो कर रहा है। ठीक है, तो I करंट जब इसमें फ़्लो करेगा हर एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी शो कर देते हैं। सपोज़ इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है तो करंट अंदर को ऐसे बनेगा। तो मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को इधर को लिया है। तो जब भी करंट फ्लो होगा ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे P एंड से Q एंड तक। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हम लेट कर रहे हैं लेट VD बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और -E बी द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो इस चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन तो लॉरेंट्ज़ फोर्स कितना लगेगा उनके ऊपर, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उनके ऊपर लॉरेंट्ज़ फोर्स लगता है। लॉरेंट्ज़ फोर्स F -E VD×B। ठीक है, अब लेट करना है क्योंकि मैं फोर्स निकाल रही हूँ। फोर्स निकालने के लिए लेट करते हैं N बी द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर की पूरी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हो गई एरिया इनटू लेंथ। तो एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो पूरी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे n इंटू AL। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। फाइन। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है F, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये फोर्स होगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक के ऊपर फोर्स लग रहा है स्मॉल f, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इतना लग रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने। तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन n एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, टोटल फोर्स इज इक्वल टू n की वैल्यू NaL, F की वैल्यू -E VD×B। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू -ALE VD×B। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का। वी नो दैट करंट I इज इक्वल टू NE/AVD। ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो इस वाली इक्वेशन में F इज इक्वल टू माइनस इस N को, E को, A को और VD को मैं I पुट कर सकती हूँ। ठीक है, बचा क्या L×B। तो इस रिलेशन को मैंने इसमें यूज़ किया है और F का आंसर बचा IL×B। F को मैं लिख सकती हूँ ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। तो F का आंसर क्या आया, मैं रिपीट कर रही हूँ,
BIL sin थीटा, और ये थीटा इज़ द एंगल बिटवीन L एंड B। फाइन। अगर थीटा ज़ीरो हो F का आंसर है IL क्रॉस B या F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। केसेस इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी BIL। ठीक है, इसे आप बिल से याद रख सकते हैं। मीन्स एक कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है? बिल, BIL। ठीक है, मीन्स अ लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट व्हेन प्लेस्ड इज perpendicular to the magnetic field, maximum force exert on it and its direction can be calculated by लेफ़्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगी कि फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ कैसे करते हैं। अगर थीटा 90 हो जाए, केस टू इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 180 तो फोर्स ज़ीरो होगी, फोर्स नहीं लगेगी। तो मैक्सिमम फोर्स इज BIL एंड मिनिमम फोर्स इज 0। ठीक है, तो इस आर्टिकल की समरी निकली कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और वो फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल टू BIL। फाइन। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। मीन्स हमें दो कंडक्टर्स गिवन हैं जो जिन्हें पैरेलल रखा गया है, उनके बीच में फोर्सेस निकालने हैं अगर उन कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है कि शो दैट टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट विल अट्रैक्ट ईच अदर इफ़ करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एंड दे विल रिपेल ईच अदर व्हेन करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइन। तो दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आर्टिकल का जो बेस है वो पिछला आर्टिकल है जो मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें हमने फोर्सेस एक कंडक्टर के लिए निकाले थे और वो फोर्सेस की वैल्यू आई थी BIL। ठीक है, तो ये जो I है इसे ये स्केलर फॉर्म में आंसर था और ये आंसर है वेक्टर फॉर्म में। मींस F इज़ इक्वल टू BIL। इसी को बेस बना के हमने ये आर्टिकल सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं, केस 1। इसमें दो कंडक्टर मैं कंसिडर कर रही हूँ। फर्स्ट कंडक्टर इज C1D1 in which current is flowing I1 in upward direction and second conductor C2D2 करंट फ्लो कर रहा है I2 अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लेट करते हैं दीज कंडक्टर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू करंट थ्रू ईच कंडक्टर एंड ईच कंडक्टर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द अदर। प्लीज़ याद रखना, यही इस आर्टिकल का बेस है कि ईच कंडक्टर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अदर। तो इसलिए दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब ये बेस है इस आर्टिकल का। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो C1D1 एक कंडक्टर लिया जो इतने डिस्टेंस से सेपरेट है। अब हम ये पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मैंने सेकंड कंडक्टर पे एक पॉइंट P ले लिया। सेकंड कंडक्टर जो है वो फर्स्ट कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसमें पड़ा है और सेकंड कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फर्स्ट कंडक्टर पे लग रही है। तो ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है एट पॉइंट P पे। P किस पे है? C2D2 पे। और ये फील्ड किसकी वजह से लग रही है? ड्यू टू करंट I1, क्योंकि I1 जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो P पॉइंट पे लग रही है ऑन द सेकंड कंडक्टर। सो B वैल्यू कितनी होगी? ये आर्टिकल हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ की फार्मूला, बायोट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन थी जो स्ट्रेट कंडक्टर की, उसके स्पेशल केस से फार्मूला पिक किया है 2I1/R। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है P पॉइंट पे। ये B निकल गया। लेट दिस इक्वेशन इज़ 1। तो अब हमने इस B जो मैंने B मैग्नीट्यूड लिखा है इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। जो ये कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर को, तो P पॉइंट इधर है। फिंगर मेरी इधर को कर लूँगी अंदर को, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है
कौन से रूल से निकाली है मैंने? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से मैंने इसकी डायरेक्शन निकाली है। और मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड इनवर्ड एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये ज़रूर लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। फाइन। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में फोर्स फाइंड आउट करनी है, जो कि आर्टिकल की हेडिंग है कि फोर्स निकालो। सो फोर्स फाइंड आउट करनी है सेकंड कंडक्टर पे। देखिए C2D2 लाइज इन द C2D2 लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड B1। ठीक। फोर्स F2 सेकंड कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से लग रही है। करंट सेकंड कंडक्टर का, सपोज लेंथ इज़ 1 यूनिट। सो F2 इज़ इक्वल टू, ये जो B1 है इसकी वैल्यू यहाँ से उठानी है। B1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के इस सेकंड इक्वेशन में पुट की। सो F2 इज़ इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1 I2 बाई R। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स। जैसे B निकाला था उसकी डायरेक्शन लिखी थी, अब इस F की डायरेक्शन लिखनी है। तो देखिए ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज़ होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये फर्स्ट कंडक्टर था और ये सेकंड पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पे लग रही है इनवर्ड और करंट I लग रहा है अपवर्ड। तो मुझे फाइंड आउट करनी है फोर्स की डायरेक्शन। तो B फ्लेमिंग, ये मैंने अपना हैंड लिया, B अंदर को लगाया, B इनवर्ड, I अपवर्ड, मतलब I को ऊपर करेंगे ऐसे, फोर्स इधर को लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर हो गई F2। मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन ये थी और करंट की डायरेक्शन I1 की ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे और इस पॉइंट पे करंट ऊपर। तो मैंने इस पे थंब को इस लाइन के ऊपर सेट किया, करंट ऊपर, फोर्स इधर को, तो फोर्स की डायरेक्शन निकल गई इधर को। अब ये कंडक्टर फर्स्ट पे हमने फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। अब सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट फर्स्ट कंडक्टर पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है बाहर को, आउटवर्ड, B आउटवर्ड, करंट जो है वो अपवर्ड। मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो B अंदर को नहीं लग रही, B बाहर को लग रही है, करंट अभी भी ऊपर ऐसे, तो फोर्स इधर को, तो इस पे फोर्स F1 इधर को, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, करंट ऐसे ऊपर को, तो फोर्स इधर को जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे ऊपर, होप आपको दिख रहा है, तो फोर्स इधर को। तो मीन्स सेकंड कंडक्टर पे फोर्स इधर को, फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स इधर को, देन बोथ द कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि दोनों के फोर्सेस एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, बोथ द कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब सेकंड केस में मैं फोर्स की वैल्यू को सॉल्व करूँगी, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, μ0/4 पाई 2I1 I2 बाय R। जैसे जो मैग्नीट्यूड पिछले वाले का आया था और सेम मैग्नीट्यूड इसका आएगा। तो F1 इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स कंडक्टर सेकंड, टुवर्ड्स कंडक्टर सेकंड है इस फोर्स की डायरेक्शन। और मैंने ये जो फोर्स निकाला था F2, इसकी जो डायरेक्शन थी वो थी टुवर्ड्स कंडक्टर 1। ठीक, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब केस 2 देखते हैं, जब दोनों कंडक्टर्स में जो फोर्स है वो ओपोजिट, करंट जो है वो ओपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। फाइन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जितना बार बार पहले लगा रहे हैं, 2I1 I2 बाय R, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होनी है। तो डायरेक्शन का कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड कंडक्टर फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, इसमें करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अभी भी डाउनवर्ड या इनवर्ड लग रही है, करंट नीचे को लग रहा है। फ्लेमिंग का रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट अब नीचे है ऐसे, इसके साथ मैंने रख दिया नीचे, फोर्स इधर। तो इस कंडक्टर में फोर्स यहाँ पे लग रही है, दिस इज सेकंड फोर्स। अब इस कंडक्टर के लिए चेक कीजिए, ये इसकी मैग्नेटिक, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो करंट नीचे और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है यहाँ पे। तो ऐसे करेंगे, क्योंकि करंट नीचे है तो इनवर्ड, B यहाँ पे लग रहा है इनवर्ड और करंट लग रहा है ऊपर को, B इनवर्ड, करंट ऊपर, तो फोर्स बाहर को,
फोर्स फर्स्ट इधर, तो दोनों की फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, सो बोथ द कंडक्टर विल रिपेल ईच अदर, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा दोनों कंडक्टर से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहीं से अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी और 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ करती हूँ। देखो केस 1 के लिए फर्स्ट, सबसे पहले कंडक्टर फर्स्ट, जब हम इसे टॉप व्यू देखेंगे इसकी अलग से फील्ड लाइंस हैं, इसकी अलग से फील्ड लाइंस हैं, तो जो कंबाइंड इफेक्ट फील्ड लाइंस का बनेगा ऐसे यहाँ पर 2 बना देते हैं। और करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो टॉप व्यू होएगा वो फील्ड लाइंस ऐसी दिखनी लग जाएंगी, ऐसी क्लोजली स्पेस्ड, फाइन। और डायरेक्शन को प्लीज़ माइंड में रखिएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इस तरह से ये फील्ड लाइंस बनेंगी। ये आप मल्टीपल और भी ड्रॉ कर सकते हैं, फाइन। अब सेकंड केस में, दिस इज़ फॉर केस 1 व्हेन करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सेकंड, इसमें करंट ऊपर को जा रहा है और इसमें करंट नीचे को आ रहा है, ठीक है। तो करंट ऊपर को फील्ड लाइंस इस फॉर्म में ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज, इसमें नीचे तो फील्ड लाइंस इधर को बनेंगी, मींस ऐसे मैंने बनानी है क्लॉकवाइज, ऐसी भी दिखा दी, और फिर फील्ड लाइंस ऐसी बनेंगी, टॉप व्यू ऐसा आएगा। तो इसे भी आप बढ़ा सकते हैं और डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनानी है, तो डायग्राम पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बहुत अच्छी बनानी है दोनों, फाइन। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 एम्पियर क्या है? अभी फोर्स का आंसर निकाला, फोर्स इज इक्वल टू μ0/4 2I1 I2 बाई आर। बच्चे अगर किसी भी क्वांटिटी के यूनिट को डिफ़ाइन करना है तो एक ही रूल है, सारी क्वांटिटीज़ को यूनिट कर दीजिए, ठीक। तो यूनिट करने के लिए सबसे पहले f μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7 × 2, I1 भी यूनिट हो जाए, I2 भी यूनिट हो जाए, R भी यूनिट हो जाए, तो f को कितनी वैल्यू मिली 2 × 10⁻⁻7। सारी क्वांटिटीज़ को यूनिट करना है तो f का आंसर होना चाहिए 2 × 10⁻⁻7, ताकि ये टर्म इससे कट जाए और सारी क्वांटिटीज़ यूनिट बन जाएं। तो डेफिनेशन क्या बनी? 1 एम्पियर वो करंट है विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द 2 लीनियर पैरेलल प्लेट कंडक्टर व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 meter from each other and they will attract or repel each other by a force of 2 × 10⁻⁷ per meter of their length, means length is unit, फाइन। मैं रिपीट कर रही हूँ, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन बिटवीन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर व्हेन they are separated by a distance of 1 meter and exert a force of attraction or repulsion by a value 2 × 10⁻⁷ Newton, -7 Newton. So this is the definition of 1 एम्पियर। प्लीज़ इस आर्टिकल के नोट्स मेंटेन कीजिए और अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं।